वो इस वीडियो को फिर रिकॉर्डेड देखना, बाद में देखना। पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, क्योंकि अभी मैं टाइम दे नहीं पाऊंगा उतना। आप सोचोगे टाइम दूं मैं? आ जाइए, करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम ऐसे क्लोज टेस्ट को डील कर रहे हैं जो भी लेटेस्ट एग्जाम्स के अंदर आए, जो भी पीछे एग्जाम हुए ना, पेज एक्स का एग्जाम हुआ, स्टेनो का एग्जाम हुआ है ना, जितने भी लेटेस्ट एग्जाम जो हुए हैं उसके अंदर, अपना आईबी के एग्जाम हुए, उसके अंदर ऐसे क्लोज टेस्ट जो है जिनके ऑप्शंस कुछ ट्रिकी थे, या तो क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज बड़ी टफ थी, या फिर ऑप्शन बड़े क्लोज थे, बड़े ट्रिकी थे, जिन्होंने बच्चों को परेशान किया। जो बिल्कुल ईजी वाले हैं वो नहीं डिस्कस कर रहा हूं मैं, ठीक है। ऐसे क्लोज टेस्ट जिन्होंने बच्चों को परेशान किया, जो मतलब जिसमें बच्चे तंग हुए और जिनकी कहीं पे कोई एक्सप्लेनेशन मिल नहीं रही है कि सर ये ऑप्शन क्यों सिलेक्ट किया, ये क्यों नहीं किया, पहले अपन उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रीसेंट एग्जाम में आए हुए ऐसे क्लोज टेस्ट पैरा जनरल रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को पहले अपन इस मेंस के बैच में अपने में डिस्कस करेंगे, कि जिससे बेसिकली जो बच्चों को तंग करते थे वो वाले क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूं कि वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे होगे, तो जैसी स्लाइड देखी वीडियो पॉज कर दिया, अपना पढ़ लिया, अपने ऑप्शन जचाने की कोशिश करी, फिर अगली स्लाइड दिख गई और वीडियो पॉज कर दिया। ज्यादा अच्छा रहेगा, इसके साथ कॉपी पेन उठा लिया करो। अगर पहले से पीडीएफ से सॉल्व कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, पहले पीडीएफ से अगर सॉल्व नहीं किया था तो कॉपी पेन उठा लो और लिख लिया करो, कि ताकि लास्ट में एनालिसिस कर पाओ कि कितने सही हुए कितने गलत हुए, थोड़ा उससे पता चलता रहता है इंप्रूवमेंट आ रही है कितनी। हाँ जी, करें इसको डिस्कस। अब ये वाला जो पैसेज है ना, जिसमें ये फिलअप डाल के क्लोज टेस्ट बना, पैसेज ही तो क्लोज टेस्ट बनता है, उसमें फिलअप देके, इसमें लैंग्वेज की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और थोड़ी सी ऑप्शंस की प्रॉब्लम आई बच्चों को। आओ डिस्कस करते हैं। मॉडर्न एथिकल डिबेट्स टेंड टू कंसर्न द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डियोंटोलॉजिकल एंड कॉन्सिक्वेंशियल अप्रोचेस। अब ये भारी भारी वर्ड है, हमने कभी पढ़ नहीं रखे, सुन नहीं रखे, पता नहीं है ना, थोड़ा और अच्छे से पूरा का पूरा मीनिंग समझ में आ जाएगा। हल्का सा मैं आपको इसको आइडिया देता हूं, हालांकि आगे देखो इसने खुद ने भी एक्सप्लेन कर रखा है, उससे पता चल जाएगा। ईच प्रोवाइडिंग, इन दोनों में से हर एक प्रोवाइड करता है डैश मेथोडोलॉजी, ठीक है। ये जो डियोंटोलॉजी है ये रिक्वायर करता है रिस्पेक्ट फॉर मॉरल डैश इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, और जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है वो जज करता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट डैश ऑब्जेक्शन अगेंस्ट दिस। अब ये दो लाइनें पढ़ के आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ये ना, जैसे होता है ना एथिक्स की किताबें लिखी जाती हैं कि क्या चीज सही है क्या गलत है समाज में, है ना, उस चीज की ये दो थ्योरी है। उस चीज के लिए दो थ्योरी है, एक तो डियोंटोलॉजिकल और एक कॉन्सिक्वेंशियल। डियोंटोलॉजिकल थ्योरी ये कहती है कि मैटर करता है कि आपकी इंटेंशन क्या थी, आपने वो जो काम किया वो सही नीयत से किया, क्या वो समाज के हिसाब से सही काम था कि नहीं। रिजल्ट चाहे उसका बुरा है उससे कोई मतलब नहीं, रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे मतलब नहीं है। मेन हमारी जो प्रायोरिटी है, कह लो कि जो मेन हमें वेटेज देनी है या जिस चीज का ध्यान रखना है वो है कि आप जो काम कर रहे हो वो सही होना चाहिए, वो मॉरल होना चाहिए। कॉन्सिक्वेंशियल नाम से क्लियर है, कॉन्सिक्वेंस किसी चीज का परिणाम, किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का आउटकम। कॉन्सिक्वेंशियल जो है उसका ये कहना है कि भैया फाइनल रिजल्ट मैटर करता है, कि अंत में क्या हुआ, भले ही आपकी नीयत अच्छी थी लेकिन अगर खराब रिजल्ट आया तो भैया वो चीज गलत है, और अगर सही रिजल्ट आया तो चाहे आपने कैसे भी किया हो वो चीज सही है। ये लोग कहते हैं कि आपके एक्शन प्रधान है, ठीक है, ये कहते हैं कि आपका रिजल्ट मेन है। तो ये दो थियरीज हैं, ठीक। अब जरा अब थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग आई होगी, समझने की कोशिश करिए कि मॉडर्न एथिकल डिबेट्स जो हैं वो टेंड टू कंसर्न, वो इस चीज से, जो आजकल डिबेट होती है मॉडर्न एथिकल डिबेट जो होती है बेसिकली वो इस चीज से संबंधित है। किस चीज से संबंधित है? जो कॉन्फ्लिक्ट है इन दो फिलोसफीज के बीच में, इन दो अप्रोचेस के बीच में, उससे संबंधित है। ईच प्रोवाइड, इनमें से हर एक प्रोवाइड करती है मेथोडोलॉजी। कहने का मतलब कि कैसे आपको आचरण करना है, उसकी ये डैश प्रोवाइड करते हैं। कैसी मेथोडोलॉजी देते हैं ये? क्या ये लड़ाई करने वाली मेथोडोलॉजी देते हैं? क्या ये बड़ी डिटेल्ड मेथोडोलॉजी देते हैं? क्या ये कर्सरी? मैं काम करूं, ये जितने वर्ड हैं इनके मीनिंग दिखा दूंगा आपको। पहले देखो, क्वालसम का मतलब होता है कोई पर्सन अगर क्वालसम है तो वो बड़ा ना आतुर होता है लड़ने के लिए, उसके अंदर लड़ाई करने की बड़ी प्रवृत्ति होती है। रिगरस का मतलब होता है डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर रूल्स प्रोसेस एक्सेट्रा स्ट्रिक्टली फॉलोड। अगर मैं कहूं कि यहाँ के बड़े ना रिगरस प्रोटोकॉल्स हैं, यानी बड़ी एक एक चीज उनके हिसाब से फॉलो करनी है, यानी प्रोटोकॉल्स रूल्स रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है। कर्सरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बस ऐसे आनंद फानंद में ऊपर से कर दी है, ज्यादा डिटेल में जाए बिना। वैक्वस का मतलब होता है बेसिकली कोई ऐसी चीज, जैसे पता ना बोलता है ये मूवी जो है इसमें वैक्वस थिंकिंग थी, वैक्वस स्टोरी थी, कहने का मतलब जिसमें कोई ज्यादा दिमाग ना लगा हो, जिसमें कोई ज्यादा इंटेलिजेंस ना हो, लैकिंग आइडियाज। कंजक्चर का मतलब क्या होता है? कोई गैस, अनुमान, तुक्का। आउटकम माने परिणाम होता है, लॉडेबल माने तारीफ, है ना, कोई ऐसा काम जिसकी जो तारीफ करने लायक हो। इमोरल माने आपको पता ही है, जो मॉरल मतलब मॉरल ना हो, जो काम मोरालिटी के हिसाब से सही ना हो, समाज के हिसाब से सही ना हो। वेल बैलेंस्ड आपको पता ही। अब अगर मैं बात करूं तो ये दो थियरीज हैं, ये दो अप्रोचेस हैं, ये अपने कैसी मेथोडोलॉजी देंगे? आपको क्या लगता है ये पढ़ के कि इन्होंने अपना बना रखा होगा ना कि अच्छा ऐसे चलना चाहिए इंसान को, ऐसे चलना चाहिए इंसान को, कैसी दे रखी होगी इन्होंने? लड़ाई करने लायक दे रखी होगी। हाँ जी। कर्सरी का मतलब क्या होता है? ऊपर ऊपर से बिना डिटेल में जाए, ऐसी दे रखी होगी। वैक्वस का मतलब होता है खाली बिना थिंकिंग के, ऐसी दे रखी होगी। और रिगरस का मतलब क्या होता है भैया? पूरी डिटेल्ड। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन ऑब्वियसली ये है, हाँ कि ना। नेक्स्ट पे आ जाइए। डियोंटोलॉजी रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मॉरल डैश। डियोंटोलॉजी रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर मॉरल डैश
ये जो जैसे मैंने दोनों का आपको एक्सप्लेनेशन दिया ना, ये सोचती है, ये सोचती है, तो जो डियोंटोलॉजी है रिक्वायर करती है रिस्पेक्ट फॉर मॉरल डैश इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट। रिजल्ट से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब नहीं है, आपका जो मॉरल डैश है उससे मतलब है। किस चीज से मतलब है इसको? मूड से मतलब है, गेस से मतलब है, रूल से मतलब है कि आपके एक्शंस कैसे हैं। आपके एक्शंस, मॉरल एक्शन से मतलब है, यहां पे इज्जत है इस फिलॉसफी के अनुसार इज्जत है आपके मॉरल एक्शंस की, कि भैया आपने जो एक्शंस किए वो सही थे कि नहीं थे, वो समाज के हिसाब से मॉरल है कि नहीं है, एक्शंस की रिस्पेक्ट है, हाँ कि ना। अच्छा जी, जबकि जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म है वो जज करती है किसी भी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ नेट डैश। नेट डैश के बेस पे जज करेगी। वो किस चीज के बेस पे जज करेगी? बेनिफिट के बेस पे जज करेगी, प्रॉफिट के बेस पे जज करेगी, सामान के बेस पे जज करेगी कि परिणाम क्या है, आउटकम क्या है, रिजल्ट क्या है। यही तो पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पे, नेट आउटकम के बेस पे जज करती है। अच्छा जी, अगेंस्ट प्योर ऑब्जेक्शन जो लगाई जाती है, जो लोग ये वाली थ्योरी के खिलाफ ऑब्जेक्शन लगाते हैं, इस पर आपत्ति जताते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर सब लोग ऐसे करने लगे ना कि फाइनल परिणाम अच्छा आना चाहिए, चाहे आप कैसे भी करो, अगर इस थ्योरी के हिसाब से लोग चलने लगे तो इसकी वजह से डैश एक्शंस होने लगेंगे। अगर ओवरऑल वेलफेयर भी आया तो भी डैश एक्शन करने लग जाएंगे लोग। अब आपत्ति जता रहे हैं तो कोई कमी निकाल रहे होंगे, है ना, आपत्ति जता रहे हैं तो कोई कमी निकाल रहे होंगे। अब इस सेंटेंस में यहां पे कोई ना कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, ऑब्वियस बात है कि जो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म वाली थ्योरी में कमी निकालते हैं वो लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसे सोचने लगे ना कि एंड रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए चाहे, अब ये तो वही बात होगी कि भैया अच्छा बहुत गरीब हैं लोग, तो एक काम करो, सब अमीरों को चक्कू घोप दो और पैसे लाके उनको दे दो, बांट दो उनमें, उनका उद्धार कर दो। एक अमीर को मारो जिसके पास 10-20 हजार करोड़, एक मारो, इधर से 2 लाख गरीबों का भला हो जाएगा, एंड रिजल्ट तो अच्छा आ गया, है ना। तो इस लॉजिक से तो लोग क्राइम करने लग जाएंगे, इमोरल काम करने लग जाएंगे, हाँ कि ना। तो ये कह रहा है कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के जो खिलाफ जो लोग होते हैं वो ये थ्योरी देते हैं, वो ये कहते हैं, वो ये सलाह देते हैं कि भैया इसकी वजह से तो ये थ्योरी है अलाउ करेगी डैश एक्शंस को। कैसे एक्शन को? तारीफ करने लायक एक्शन होने लगेंगे, इससे बेनिफिशियल एक्शन होने लगेंगे, डिलाइटफुल एक्शन होने लगेंगे, कि इमोरल एक्शन बढ़ जाएंगे, इमोरल एक्शन बढ़ जाएंगे। इन रिप्लाई कुछ लोगों ने रिकमेंड किया कि डैश हाइब्रिड थ्योरीज होनी चाहिए जो कंबाइन करे ऑब्लिगेशन और आउटकम सेंसिटिविटी को। यदि दोनों का कॉम्बिनेशन चलना चाहिए कि काम भी अच्छे करने हैं और थोड़ा सा रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं है कि नियत अच्छी है रिजल्ट चाहे भाड़ में जाए, तो दोनों के कॉम्बिनेशन को चलना चाहिए। अब इसके लिए कैसी थ्योरीज कुछ लोग कहते हैं, रिकमेंड करते हैं, कैसी कैसी थ्योरीज देते हैं? इररिलेवेंट थ्योरी देते हैं, कॉम्प्लेक्स देते हैं, सिंपल देते हैं, कि वेल बैलेंस्ड, यानी दोनों का बैलेंस बनाकर चलने वाली थ्योरी। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, देखो समझने की कोशिश करिएगा। कई बार ना होता क्या है कि हम शुरुआत में एक दो भारी भारी वर्ड देखकर डर जाते हैं, तो मैं आपको यह सलाह दूंगा कि ऐसा जब आपको कोई क्लोज टेस्ट नजर आए तो पहले एक काम किया करो, पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट को बिना भले ही ऑप्शन देखे एक बार उसको स्किम कर दिया करो। पूरे को जब एक बार आप पढ़ देते हो ना तो थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि क्या किस टाइप की बातें कर रहा है। तो शुरुआत में अगर लाइन मुश्किल भी है वो भी अटैच हो जाती है। अगर देखो, अगर आपको लग रहा है कि क्लोज टेस्ट आसान है, फिर तो डायरेक्ट सीधा सीधा करते चलो, पहला डैश पढ़ा पहले ये पढ़े टिक कर दिया, पहला डैश पढ़ा पहले ये टिक कर दिया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज मुश्किल है तो पहले पूरे के पूरे को एक बार पढ़ लो, ताकि उसका थीम समझ में आ जाए कि किसी चीज के ऊपर लिखा हुआ है, तब ऑप्शन छांटने में आसानी हो जाती। आगे मेरी बात समझ में? क्या अप्रोच लगानी है? क्लोज टेस्ट आसान हो सीधा डैश कट 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 करते चलो। अगर क्लोज टेस्ट की लैंग्वेज मुश्किल है तो पहले एक बार पूरा स्किम कर लिया करो उसको और फिर किया करो। फिर से वही वीडियो पॉज करिए, वीडियो को पॉज करना है, अपना अटेम्प्ट करना है, फिर नेक्स्ट स्लाइड दिखाऊंगा, फिर पॉज करना है, अटेम्प्ट करना है, कॉपी में लिख लेना है, फिर मैं डिस्कस करता हुआ नजर आऊंगा जब अगला प्ले बटन दबाओगे आप। हाँ जी, करें जी डिस्कस। रिसर्चर्स इन द क्वांटम कंप्यूटिंग फेज, अब फिर वही बात, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्यूबिट कोहेरेंस, सुपर कंडक्टिंग, दिमाग पजल। अरे यार ये क्या हो रहा है, क्या लिख दिया ये सब? ये कोई किसी साइंटिस्ट की थीसिस वीसिस तो नहीं आ गई मेरे आगे? अच्छा फिर बता रहा हूँ, जब पहली ही 2 लाइन में ना आपको जानबूझकर डिमोरलाइज करने की कोशिश करी जा रही है यहाँ पे मुश्किल मुश्किल वर्ड्स लिख के, तो पहले इसको छोड़ दो ऑप्शंस को, पहले एक बार पूरे के पूरे पैसेज को पढ़ के समझने की कोशिश करो ये बातें कैसी कर रहा है, ठीक है। रिसर्चर्स जो हैं जो क्वांटम कंप्यूटिंग के में डील करते हैं वो फेस कर रहे हैं 2 डिफिकल्टीज को, ठीक है। एक तो डिफिकल्टी आ रही है उनको क्यूबिट कोहेरेंस को डैश करने की, और दूसरी डिफिकल्टी आ रही है जो एरर रेट्स हैं ये डैश है, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियस बात है कि डिफिकल्टी क्या होगी, एरर रेट कम होना कि एरर रेट ज्यादा होना। यहां पे आएगा कुछ ऐसा कि एरर रेट बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब ये क्यूबिट कोहेरेंस आपको नहीं भी पता तो आगे देखो हिंट मिलेगा अपने आप, बस तुम सब्र रखना सीखो। वाइल सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स, ये जो सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स हैं इन्होंने प्रॉमिस दिखाया, कहने का मतलब कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिखाए हैं, मेंटेन करना इनकी कोहेरेंस को बियॉन्ड माइक्रो सेकंड रिमेंस। इनकी कोहेरेंस जो है मेंटेन नहीं हो पाई, कुछ माइक्रो सेकंड तक ही मेंटेन होती है, बाद में इनकी कोहेरेंस टूट जाती है। तो यानी यहां पे कोहेरेंस ज्यादा करनी है ना, और दिक्कत आ रही है तो इसका मतलब कोहेरेंस कम हो रही होगी। समझ में आई मेरी बात? जैसे ही आपने सेकंड लाइन पढ़ी फर्स्ट लाइन आपकी क्लियर हो गई। साइंटिस्ट को दिक्कत आ रही है किस चीज में? क्यूबिट कोहेरेंस में और एरर में। दिक्कत साइंटिस्ट के लिए दिक्कत क्या होगी? एरर ज्यादा हो रहे होंगे, और अगली लाइन पढ़ के पता चला कि क्यूबिट कोहेरेंस कम हो रही होगी, यही तो दिक्कत है, मेंटेन नहीं कर पा रहे वो क्यूबिट कोहेरेंस को। अच्छा जी नेक्स्ट पे चलिए।
माइक्रो सेकंड्स रिमेन डैश, ठीक है। इसकी कोहेरेंस को मेंटेन करना कुछ माइक्रो सेकंड्स के बाद ये डैश है, मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ वर्ड आएगा यहाँ पे। ड्यू टू एनवायरमेंटल डिस्क डेकोरेंस, एनवायरमेंटल डेकोरेंस की वजह से नहीं हो पा रही वो चीज अचीव। फर्दरमोर इसके अलावा स्केल अप करना, बढ़ा देना नंबर ऑफ क्यूबिट्स को, उसके लिए डैश कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, जिसकी वजह से खुद ही नॉइस इंट्रोड्यूस हो जाती है सिस्टम में। टू ओवरकम दीज हर्डल्स, इन परेशानियों, इन चुनौतियों से ओवरकम करने के लिए टीम जो है वो एक्सप्लोर कर रही है, कोशिश कर रही है कि डैश टेक्निक निकाली जाए जो कि सच है, जैसे कि सरफेस कोड, टोपोलॉजिकल क्यूबिट वगैरह ये सब। फर्दरमोर स्केल अप करना नंबर ऑफ क्यूबिट्स को, ये वही दोबारा लिख दिया, वो उसमें भी लिखा हुआ, इसमें भी लिखा हुआ, दो बार आ गया, वो ऑप्शंस की वजह से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बार यहाँ पे जो वर्ड्स हैं उनके मीनिंग दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए। एफिमरल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो बड़े क्षण भंगुर, जिसको बोलते हैं ना, कुछ ही समय के लिए होती है, जल्दी सी ओझल हो जाती है आंखों से, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। पेरिनियल रिवर सुना होगा आपने, जो हमेशा चलती रहती है, 12 महीने चलती रहती है। नेग्लिजिबल आपको पता ही है। ट्रैक्टेबल का मतलब क्या होता है? वेरी इजी टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस, जिसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सके। इल्यूसिव का मतलब होता है अगर कोई चीज इल्यूसिव है तो वो चीज हो नहीं पा रही, पकड़ में नहीं आ रही, कैच नहीं हो पा रही, उसको फाइंड नहीं कर पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, अचीव नहीं कर पा रहे। इनेट का मतलब होता है कोई चीज अगर किसी चीज की इनेट क्वालिटी है तो वो चीज उसके अंदर इनबिल्ट है। रिडंडेंट, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो, अननेसेसरी। अस्टियर का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा साधु जो अस्टियर लाइफ जीते हैं, यानी बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में बिना लग्जरी वगैरह के जीना। सफेस्टिकेटेड आपको पता ही है, रिफाइंड, कल्चर्ड, हाईली डेवलप्ड। अच्छा जी, कॉम्प्लेक्स भी मतलब होता है सफेस्टिकेटेड का। आ जाइए जरा, अब जैसा कि हमने इसके अंदर पढ़ा, रिसर्चर जो है क्वांटम कंप्यूटिंग के, वो फेस करते हैं दो डिफिकल्टीज। क्यूबिट कोहेरेंस को लेकर ये डिफिकल्टी आ रही है और एरर को लेकर ये डिफिकल्टी आ रही है, ठीक। क्यूबिट कोहेरेंस को लेकर ऑफ और टू ड्यूरेबल, ऑफ और टू ड्यूरेबल, ये क्या कर दिया? ये टू ड्यूरेबल कहां से आ गया यहाँ पे? अब ये जो सवाल है ये मेरी नजर में एसएससी की तरफ से हुआ टाइपिंग एरर, ये सॉरी एसएससी नहीं, आईबी का पेपर जिसने लिया होगा, ये टाइपिंग एरर है, क्योंकि मैंने देखा काफी सारी पीडीएफ्स में यहाँ पे मेंटेनिंग वर्ड लिखा हुआ था। अगर मेंटेनिंग वर्ड है तो फिर मेंटेनिंग ही सिलेक्ट होगा। अगर मेंटेनिंग वर्ड ऑप्शन में होता, मेंटेन करना क्यूबिट कोहेरेंस को दिक्कत हो रही है, तो बेस्ट वर्ड होता मेंटेनिंग। लेकिन अब जब ऑफिशियल आंसर की वगैरह आई है, वहां पे यहाँ टू ड्यूरेबल लिखा हुआ है, तो ये तो देखो होगा ही नहीं। अगर मेंटेनिंग वर्ड होता तो वो बेस्ट होता, सोचने की जरूरत ही ना पड़ती। लेकिन हमें तो अभी इनमें से छांटना पड़ेगा। क्यूबिट कोहेरेंस अगर हमेशा होती रहे फिर तो समस्या है ही नहीं, फिर तो काम ही खत्म हो जाएगी। क्यूबिट कोहेरेंस ही तो करना चाहते हैं ये थोड़ा थोड़ा समझो। वो जो आजकल क्वांटम कंप्यूटर्स वगैरह बन रहे हैं ना, उसमें सेमीकंडक्टर्स और ये मतलब बेसिकली कोहेरेंस बनाना, सारे वो जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही लाइन में चले, एक ही अकॉर्डिंग चले, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो परमानेंट हो जाए अगर, तो ये तो पॉजिटिव बातें होगी ना। प्रॉब्लम आ रही है तो इसके आगे कुछ नेगेटिव वर्ड आएगा, हाँ कि ना। तो एफिमरल का मतलब होता है कुछ ही क्षण के लिए अचीव हो रही है, आगे अचीव नहीं हो रही, जैसा कि सेकंड लाइन में लिखा भी हुआ है, यानी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपना जी बी। उसके आगे अगर मैं बात करूं, एरर रेट कितनी होंगी? एरर रेट थोड़ी होंगी, ज्यादा होंगी? ये जो गलतियों की संभावना है ये थोड़ी होंगी कि ज्यादा होंगी? हाँ जी, नेग्लिजिबल एरर है, फिर ये तो अच्छी बात है, फिर प्रॉब्लम क्या है? अच्छा जी, चीप एरर रेट है, लो एरर रेट है। भैया चीप का तो देखो कोई लेना देना नहीं, लो एरर रेट है तो दिक्कत क्या है? फिर तो अच्छी बात होनी चाहिए थी। यहाँ पे प्रोहिबिटिव का मतलब था कोई ऐसी चीज जो आपको आगे बढ़ने से रोके, प्रोहिबिट करे, यानी एरर रेट इतनी ज्यादा है कि भैया आगे बढ़ने नहीं दे रही, आगे काम नहीं होने दे रही, यानी ऑप्शन आएगा जी बी। अच्छा जी, सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स ने प्रॉमिस दिखाया है, लेकिन उनकी कोहेरेंस को मेंटेन करना कुछ माइक्रो सेकंड से ज्यादा डैश है अभी तक, ड्यू टू एनवायरमेंटल डिकोहेरेंस। अच्छा, ये माइक्रो सेकंड से कुछ देर ज्यादा के लिए उनकी कोहेरेंस डैश नहीं हो पा रही, क्या नहीं हो पा रही? इनेट का मतलब होता है कोई चीज जो इनबिल्ट क्वालिटी हो, लेना देना नहीं है। रिडंडेंट का मतलब होता है इसकी कोई वैल्यू ना हो। ट्रैक्टेबल हमने अभी पढ़ा। इल्यूसिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो अचीव नहीं हो पा रही, जिसको पकड़ नहीं पा रहे, कैच नहीं कर पा रहे, यही तो है। ये वाली जो चीज है, जो ये जो करना चाह रहे हैं, ये हो नहीं पा रही, तो यहाँ पे आएगा ये अभी भी इल्यूसिव है, ये चीज अभी भी इल्यूसिव है, आगे ना। अच्छा जी, फर्दर मोर इसके आगे स्केलिंग अप, ये जो नंबर बढ़ाना है क्यूबिट्स का, इसके लिए डैश कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है। कैसे कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है? ऑब्सोलीट, जो पुराने हो गए, एंटीक हो गए, जिसकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। रूडिमेंट्री, बिल्कुल बेसिक। रूडिमेंट्री नॉलेज ऑफ समथिंग का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक। बेसिक चीज चाहिए क्या? ऑस्टियर चीज चाहिए, सोफिस्टिकेटेड। इसके लिए बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, बहुत भारी भरकम टेक्नोलॉजी वाला चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छा जी, टू ओवरकम, इन परेशानियों से ओवरकम करने के लिए टीम जो है वो कोशिश कर रही है डैश टेक्निक बनाए, जैसे कि ये कैसी टेक्निक बनाए? फेलेशियस टेक्निक बनाए, प्रिजम्पटिव मतलब कोई गेस करना, वैसी टेक्निक बनाए, मोनोक्रोमेटिक एक रंग की टेक्निक बनाए, कि क्वांटम एरर कनेक्टिंग, क्वांटम लेवल पे जो एरर होते हैं उनको करेक्ट करने वाली टेक्निक बनाए। हाँ जी, बाकी तो सारे के सारे वर्ड्स का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है इससे। मेरी बात आ रही है समझ में? फर्स्ट भी नेगेटिव वर्ड है, सी भी नेगेटिव वर्ड है, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहां पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो है जी आपका बी। ये आगे ये वाले वर्ड भी देख लो, ये रह गए थे शायद, स्लाइड आगे थी ना। रूडिमेंट्री का मतलब था एलिमेंट्री, ऑब्सोलीट जिसका भी कोई वैल्यू नहीं है। फेलेशियस का मतलब था फॉल्स, मिसलीडिंग। क्वांटम एरर करेक्टिंग जिसका लेना देना हो, कंप्यूटेशन ऑफ एरर इन क्वांटम दिस। प्रेजेंटिव मतलब बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिसका एक ही रंग हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वो साइंटिस्ट कैसी टेक्निक बनाने की कोशिश करेगा? फॉल्स टेक्निक बनाने की कोशिश करेगा, तुक्के पे टेक्निक बनाएगा, एक कलर की टेक्निक बनाएगा, कि क्वांटम एरर को करेक्ट करने वाली टेक्निक बनाएगा। एरर ज्यादा हो रहे हैं, उसको सही करने की टेक्निक ढूंढ रहे हैं।
करें डिस्कस। फॉर मैनी यंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे यंग प्रोफेशनल्स के लिए एक करियर चूज करना इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग सैलरी। आजकल जो यंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए करियर चूज करना सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट नहीं है। वो करियर को ये नहीं देखते कि बस घर में पैसा आ जाए, बात खत्म। इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन व्हाट दे डू। यानी उनको ऐसा लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका एक पर्पस होना चाहिए, उसका एक मीनिंग होना चाहिए, उसका एक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किट किट करके आ गए, महीने वाले दिन सैलरी आ गई, मन नहीं लग रहा, कुछ नहीं, ऐसे करे जा रहे। कुछ लोगों का ऐसा मन है, काफी यंग प्रोफेशनल्स का आजकल ऐसा देखने का नजरिया है। सम आर ड्रॉन टू हाई पेइंग जॉब्स, कुछ का ध्यान होता है कि बस पेमेंट हाई होनी चाहिए, है ना, हाई पेइंग जॉब्स की तरफ भागते हैं। वाइल जबकि अदर्स फील, बाकी वाइल कॉन्ट्रास्ट को दिखाता है, जो दूसरे हैं वो फील करते हैं डैश, वो फील करते हैं ज्यादा डैश वर्क करने में ऐसी फील्ड में जो अलाइन होती हैं उनकी देयर पर्सनल वैल्यूज के साथ, उनकी जो पर्सनल वैल्यूज हैं उनके साथ अलाइन होने वाले काम को करने में वो डैश फील करते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटेंस है, मतलब ये वाला जो डैश है, इसके अंदर वो चैलेंज्ड फील करते हैं, फील मोर चैलेंज्ड, फील मोर कंफर्टेबल, फील मोर प्राउड और फील मोर फुलफिल्ड। आ तो सारे ही सकते हैं, ठीक है। वो चैलेंज फील करते हैं। चैलेंज बच्चे देखो, एक तो होता है चैलेंज पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है कि मैंने लाइफ में चैलेंज फेस करने है वो, लेकिन वैसे आपने वर्ड सुना होगा मेंटली चैलेंज्ड, है ना, नेगेटिव वर्ड ज्यादा होता है। ऐसे में जब यूज किया जाता है वो चैलेंज फील करते हैं, यानी बेसिकली उनको रुकावट आती है, दिक्कत आती है उस चीज में। तो इस बेस पे मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, इतनी बात। अच्छा जी, वो प्राउड फील करते हैं, फील मोर प्राउड और फील फुलफिल्ड और कंफर्टेबल। ठीक है, पहली बात तो प्राउड के साथ मोर लगाना, फील प्राउड ज्यादा बढ़िया रहता, किसी और के कंपैरिजन में प्राउड, कहां पे किसके कंपैरिजन की बात कर रहे हो, है ना, इनसे तो कंपैरिजन हो नहीं रहा होगा, तो प्राउड भी उतना बढ़िया यहां पे सूटेबल नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का जो कंफ्यूजन होगा वो कंफ्यूजन होगा बी और डी के अंदर। उस पे अभी लौट के आते हैं, थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं जिससे हमें पता चलेगा कि ये लगाएं कि ये लगाएं, और पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दिस ग्रोइंग डिवाइड, ये जो बढ़ता हुआ डिवाइड है बिटवीन द पैशन एंड पेचेक हैज लेड टू टफ डिसीजंस फॉर मेनी। ये जो बढ़ती हुई जो डिवाइड है ना, कि भैया पैसा ऐसे कामों में ज्यादा है जिसमें मजा नहीं आता, ठीक है, और जिस काम में मजा आता है उसमें पैसा नहीं है, तो ये जो बढ़ती हुई दूरी है, ये जो बढ़ती हुई दूरी है पैशन और पेचेक की, इसकी वजह से बहुत लोगों की हैज लेड टू टफ डिसीजन, बहुत टफ डिसीजन लेने पड़ रहे हैं बहुत लोगों को, ठीक है जी। वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, लेकिन इग्नोर करना अपने असली इंटरेस्ट को, इसकी वजह से कैन लीड टू लॉन्ग टर्म डैश, इसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म डैश आ सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच पॉसिबल है। ठीक, अब यहां पे जरा समझने की कोशिश करना थोड़ी सी मेरी, मुझे एक छोटी सी बात बताओ। काफी लोगों का ना, क्योंकि आई फील कंफर्टेबल इन दिस जॉब, आई फील मोर कंफर्टेबल इन दिस जॉब, कंफर्टेबल की तरफ आपका दिमाग ज्यादा जा रहा होगा, मैं मानता हूं, हालांकि इतने क्लोज ऑप्शन इसको देने चाहिए नहीं थे, लेकिन मुझे एक छोटी सी बात बताओ, ये जो बंदे हैं, ये जो यंग प्रोफेशनल है, ये हाई पेइंग सैलरी को छोड़ के अपने पसंद का काम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि वो कंफर्ट फील करना चाहते हैं कि उनको संतुष्टि ज्यादा मिलेगी। ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई है, फॉर मैनी यंग प्रोफेशनल्स चूजिंग अ करियर इज नो लॉन्गर जस्ट अबाउट अर्निंग सैलरी, इट्स अबाउट फाइंडिंग मीनिंग इन व्हाट दे डू। मुझे बताओ कि ये जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, ये पैशन वाला काम, अपने पर्सनल वैल्यू से अलाइन होने वाला काम किस चीज के लिए कर रहे हैं? कंफर्टेबल रहेगा वो, उनको ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे, है ना, कंफर्टेबल काम करना चाहते हैं इसलिए कि उसमें उनको संतुष्टि ज्यादा मिलेगी, इसलिए। ये 4 लाइनें पढ़ के आपको बच्चे बात समझ में आ रही होगी कि फुलफिल्ड यहां पे बेहतर मीनिंग कन्वे करेगा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कंफर्टेबल गलत है, अगर ये ना होता तो कंफर्टेबल टिक करता मैं, लेकिन अगर दोनों में कंपेयर करोगे तो यहां पे जो सेंस वो देना चाह रहा है ऑथर, तो वो जा रही है ज्यादा इसकी तरफ। क्लियर हो गया? मैं एक काम करता हूं, मैं उस पर ना क्रॉस नहीं लगाता, मैं उस पर भी टिक लगा देता हूं और इस पर डबल टिक लगा देता हूं। जब भी किसी ऑप्शन पे मैं ऐसा करूं तो समझ जाना कि ये भी चल जाएगा, ठीक है, लेकिन इस पर डबल टिक है, यानी प्रेफर ये करना है। क्यों प्रेफर हुआ? ये बेटर मीनिंग, ये जो पैसेज का सेंस है, पैसेज का जो एसेंस है, उसके साथ ये ज्यादा अलाइन हो रहा है। नेक्स्ट पे आ जाइए। बहुत सारे वाइल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी जरूरी है, इग्नोर करना अपने ट्रू इंटरेस्ट को ये लीड कर सकता है, यानी इसकी वजह से आ सकता है लॉन्ग टर्म डैश। ठीक है, अच्छा, इग्नोर कर दोगे, अगर इग्नोर कर दोगे अपने इंटरेस्ट को, उससे लॉन्ग टर्म सक्सेस आ जाएगी, है भाई? यहां पे तो ऑब्वियस बात है, कोई नेगेटिव वर्ड आएगा, लॉन्ग टर्म फ्रीडम आ जाएगी, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। अब बर्नआउट और बोर्डम के बीच में आपको देखना है। बर्नआउट का मीनिंग देखो जरा एक बार, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग स्ट्रेस और ओवरवर्क। बोर तो आप 10 मिनट में भी हो सकते हो, बोर तो 10 मिनट में भी हो सकते हो। मूवी देखने गए 1 घंटे की, बोर तो आप उसमें भी हो सकते हो। जब आप बहुत लंबे समय तक किसी ऐसे काम को करते हो जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जिसमें आपका मन नहीं लगता, तो आपको बोर्डम नहीं, आपको बर्नआउट हो जाएगा। बहुत लंबे समय तक जब किसी, स्पेशली बर्नआउट का मतलब ही है, स्पेशली आप देखो डिक्शनरी में टाइप करके, एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल एग्जॉशन कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, बहुत लंबे समय तक जब आपने स्ट्रेस लिया हो, बहुत लंबे समय तक ऐसा कोई काम किया हो जिसमें बहुत ज्यादा आपको ओवरवर्क कर दिया गया हो, या फिर आपका मन न लगता हो। बोर तो बच्चे 10 मिनट में, बोर तो 2.5 घंटे की मूवी में भी हो सकते हो। तो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक, ये स्पेशली लिखा हुआ लॉन्ग टर्म तक अगर आप ये करते रहो, तो फिर क्या हो जाएगा? बर्नआउट होगा। क्लियर हो गया? बोर्डम की बजाय बर्नआउट क्यों सिलेक्ट हुआ? क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे जाइए। वन कैन परस्यू अ स्टेबल जॉब, कोई बंदा परस्यू कर सकता है स्टेबल जॉब को और फिर भी नर्चर कर सकता है अपने पैशन को। कुछ लोगों ने कहा ना कि मिक्स अप्रोच लगा लिया करो, है ना। मिक्स अप्रोच में क्या करें कि भैया स्टेबल जॉब भी रख लो और साथ में अपने पैशन को भी परस्यू कर लो। कैसे परस्यू कर लो? कह रहे हैं कि पार्ट टाइम वर्क कर लो, वॉलंटियर कर लो, क्रिएटिव आउटलेट कर लो। लोग करते हैं ना, आपने देखे होंगे आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस कितने सारे कॉर्पोरेट में काम करते थे, पहले बाद में स्टैंड अप कॉमेडी करने लग गए, है ना, वैसा वाला कुछ। हालांकि ये जो पाथ है ना, ये जो रास्ता है, इसके लिए केयरफुल डैश की जरूरत होती है।
ये अगर आप रास्ता चुनोगे कि जॉब के साथ साथ मैं ये कर लेता हूं, कब मुझे परमानेंट स्विच कर लेना चाहिए कब नहीं, इन सब के लिए केयरफुल डैश की जरूरत होती है। केयरफुल लक, लक कब से केयरफुल होने लगा भाई? हेजिटेशन की जरूरत होती है। हाँ जी, केयरफुल हेजिटेशन की जरूरत होती है, केयरफुल प्लानिंग की जरूरत होती है, केयरफुल रिस्क की जरूरत होती है। जब भी आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो, जब भी आप ऐसा कुछ करने जा रहे हो कि भैया जॉब के साथ साथ ये करूं, जॉब छोड़ के ये करूं, स्विच करूं कि ना करूं, इन सब चीजों के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इन सब चीजों के लिए जरूरत पड़ेगी केयरफुल प्लानिंग की। इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था, है ना? केयरफुली प्लान करो भैया इन सब चीजों को कि क्या करना है, कितने टाइम करना है, कितने टाइम पार्ट टाइम करना है, स्विच कब करना है, कब नहीं करना है। मेकिंग इंपल्सिव करियर शिफ्ट, इंपल्स में आके ये वाला अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा ना, अभी अगर मान लो कुछ और कर भी आपका दिमाग कुछ और बोल भी रहा है, तो अगली लाइन पढ़ते ही, नेक्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये वाली नेक्स्ट लाइन पढ़ते ही ये दिक्कत नहीं आएगी आपको, समझने की कोशिश करना। मेकिंग इंपल्सिव करियर शिफ्ट, इंपल्स में आके करियर को शिफ्ट कर लिया, ठीक है? अभी मतलब मान लो कि आपका पैशन था कि मुझे तो कॉमेडी करना अच्छा लगता है, स्टैंड अप कॉमेडी अच्छी लगती है मुझे, ठीक है? आपने साइड पे अपनी जो जॉब है उसके साथ 2 दिन आप कॉमेडी करने गए, एक दिन पूरे क्लब ने आपको तालियां मार के भैया पूरा चढ़ा दिया, अगले दिन आपने रिजाइन मार दिया। फिर आपको उस काम के कोई वो तो शौकी आप करने गए थे, लोगों ने तारीफ कर दी, भैया पैसे कमाने की बात आई तो पैसों में तो कोई कॉमेडी आपसे करवा नहीं रहा, टिकटें आपकी बिक नहीं रही, है ना? तो ध्यान रखना, इंपल्स में आके करियर शिफ्ट कर लेना, इंपल्स में आके करियर शिफ्ट कर लेना बिना किसी प्लानिंग के, उससे रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है। इंपल्स में आके करियर शिफ्ट करने से क्या हो सकता है? रिग्रेट हो सकता है, पछतावा हो सकता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट, जरूरी है इवेल्युएट करना। अब ये वाली लाइन से समझ में आ गया ना कि भैया ये सबके लिए देखो, स्पेशली देखो आगे आ भी गया आंसर अगली लाइन में लिखा होता। अगर फिर भी कोई 1%, हालांकि होनी नहीं चाहिए, अगर आप हेजिटेशन रिस्क वगैरह में थोड़े मोटे अगर कंफ्यूज हो भी, तो आपको कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, आगे देखो प्लानिंग लिखा हुआ है। क्लियर होगी इतनी बात? इट्स इंपॉर्टेंट टू इवेल्युएट नॉट जस्ट इनकम बट ऑल्सो ग्रोथ, पर्पज, जॉब एंड डैश। ये जरूरी है कि इवेल्युएट करें, जरूरी है कि इवेल्युएट करें, सिर्फ इनकम को नहीं बल्कि आपको ग्रोथ को भी देखना है, पर्पज को भी देखना है और जॉब डैश को भी देखना है। यानी सब चीजों को इवेल्युएट कर लेना, सब चीजों को अच्छे से देख लेना। किन किन चीजों को अच्छे से देख लेना? एक तो ना सिर्फ इनकम को देखना, इनकम भी देखनी है, ग्रोथ भी देखनी है, पर्पस भी देखना है, और जॉब का क्या देखना आपको? जैसा मैंने कहा बच्चे, कंफर्ट उनका मकसद कंफर्ट नहीं है, ओवरऑल बैलेंस बनाना है उनको चीजों में, कि पैसा भी आता रहे, वो वाली भड़क भी ना हो और पैशन भी पूरा हो जाए। ये दो उनकी प्रायोरिटीज है, यही दो उनकी प्रायोरिटीज है। तो उनके लिए जॉब लॉयल्टी तो देखो कुछ होगा नहीं, अच्छा जी, जॉब एटीट्यूड कुछ होगा नहीं। इनमें कंफ्यूज हो सकते हो कि जॉब कंफर्ट और जॉब स्टेबिलिटी। इनको ये कह रहा है कि इंपल्स में आके करियर मत शिफ्ट कर लेना, कि इंपल्स में आए वहां रिजाइन मार दिया और उधर चले गए, है कि ना? आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि भैया आपके पास जो भी जॉब हो, शिफ्ट कर भी रहे हो तो स्टेबल होनी चाहिए वो। आगे देखो लिखा हुआ, अगर नहीं समझ में आया ना तो अगली लाइन पढ़ दो। आफ्टर ऑल द गोल इज नॉट जस्ट टू सर्वाइव, आफ्टर ऑल गोल ये नहीं है कि सिर्फ बस जैसे तैसे जीना है, आपको एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी है जो कि सिक्योर भी हो और डैश भी हो। तो सिक्योर से पता चल रहा है ना कि जॉब स्टेबिलिटी जरूरी है, तभी तो लाइफ सिक्योर होगी। तो यहां पे जो बेटर ऑप्शन है वो है जी स्टेबिलिटी। अच्छा, कैसी लाइफ चाहिए? कैसी लाइफ? आपको ध्यान रखना कि बस जैसे तैसे सर्वाइव नहीं करना है, आपको कैसी लाइफ चाहिए जो सिक्योर भी हो और डैश भी हो। कैसी हो? क्या पैसा कमाना मकसद है? सिक्योरिटी वाली बात में आ गया ना कि स्टेबल चलता रहे, वेल्दी होना मकसद नहीं है। क्रिएटिव लाइफ हो, रूटीन लाइफ हो, रूटीन तो बिल्कुल उसको जीना ही नहीं है। क्रिएटिव लाइफ हो कि रिवॉर्डिंग लाइफ हो, क्रिएटिव पर्सन हो सकता है बच्चे, क्रिएटिव अप्रोच उसकी लाइफ, क्रिएटिव लाइफ, रिवॉर्डिंग लाइफ, यानी बेसिकली जो आप कर रहे हो उसमें कुछ रिवार्ड हो, उसमें कुछ फुलफिलमेंट की भावना हो। यहां पे बेटर वर्ड है जी आपका रिवॉर्डिंग। क्लियर होगी इतनी बात? नेक्स्ट पे आइए। हाँ जी, दिस बैलेंस इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। यहां से शुरू है वैसे, करो जरा ट्राई एक बार। कर लिया होगा और डिस्कस कर देता हूं। इन मॉडर्न सोसाइटीज, ये जो मॉडर्न सोसाइटीज हैं, मॉडर्न सोसाइटी में ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, मॉडर्न सोसाइटी में ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, इसको अक्सर सेलिब्रेट किया जाता है एज एन एसेंशियल राइट, यानी इसको बेसिकली बड़ी पॉजिटिव नजर से देखा जाता है और कहा जाता है कि ये तो सबसे जरूरी राइट है।
मॉडर्न सोसाइटीज में ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का, ये सेलिब्रेट किया जाता है एज एन एसेंशियल राइट। हालांकि ट्रू फ्रीडम जो है वो ये नहीं होती कि रूल ना हो, हालांकि ट्रू फ्रीडम ये नहीं होती कि रूल ना हो, बट द प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल डैश। ये कह रहा है कि पहले इसने कहा कि सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में बहुत महत्व है फ्रीडम का। फिर ये जो ऑथर है इसने अपना ओपिनियन दिया कि भैया ट्रू फ्रीडम, असली जो फ्रीडम होती है, असली फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि कोई रूल ना हो, असली फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि कोई रूल ना हो, बल्कि असली फ्रीडम होती है प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल डैश। थॉटफुल क्या? प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल डैश। अब ये वाले जो हैं, ये वाले जो वर्ड हैं, प्रेजेंस ऑफ थॉटफुल लीडरशिप, रिस्ट्रेन, गवर्नेंस, कंट्रोल, अगर मैं इनसे आपसे बात करूंगा तो मुझे लगता है आप में से 90% बच्चों ने कंट्रोल लगाया होगा, हाँ कि ना? अच्छा, इस पे अभी लौट के आएंगे, ठीक है। ये क्यों बेटर है उससे, गलत नहीं है वो भी, फिर से वही प्रेफरेंस वाली बात होगी। ये क्यों बेटर है इसको मैं प्रॉपर ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में जो मीनिंग दिया है रिस्ट्रेंट का, उसके बेस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आओ जरा। विदाउट इट, इसके बिना फ्रीडम रिस्क टर्निंग इनटू केओस। अगर ये नहीं होगा ना, अगर ये चीज नहीं होगी, कोई रिस्ट्रेंट नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी, तो फ्रीडम जो है ना उसकी वजह से केओस आ जाएगा, सब जगह केओस हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। जहां पे इंडिविजुअल जो है वो अंडरमाइन करेंगे कलेक्टिव वेलफेयर को, उनको कलेक्टिव पूरी सोसाइटी के वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होगा, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनल लिबर्टी से मतलब होगा, कोई शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, और जल्दी ही फेस करेगी सोसाइटी मॉरल एंड सिविक डैश। अगर ऐसे सब लोग जिसके अंदर बहुत फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी कह सकता हूं, किसी को मार सकता हूं, जो मना है वो करूंगा, अगर सब लोग ऐसे सोचने लग गए तो उसकी वजह से सोसाइटी के अंदर मॉरल और सिविक डैश हो जाएगा, मॉरल और सिविक रिवाइव हो जाएगी, सोसाइटी वापस जिंदा हो जाएगी, एजुकेशन आ जाएगी, लॉयल्टी आ जाएगी, मॉरल और सिविक कोलैप्स हो जाएगा। बड़ा आसान, मुझे लगता है कि बच्चा फंसा होगा इसमें। वाइल पीपल ऑफन इक्वेट फ्रीडम, अक्सर जो लोग हैं वो फ्रीडम को इक्वेट करते हैं विद डूइंग एज दे प्लीज। अक्सर लोगों को फ्रीडम का मतलब ये लगता है कि जो मना है वो करो, अक्सर लोगों को फ्रीडम का मतलब लगता है कि जो मना आए वो करो। मीनिंगफुल लिबर्टी रिक्वायर्स अ कमिटमेंट टू बाउंड्रीज। जो असली लिबर्टी है ना, एक सही मायने में लिबर्टी जो होती है, उसके लिए जरूरत होती है कि कमिटमेंट हो बाउंड्रीज को लेकर, कि कुछ पाबंदियां हो उनमें, और उसके लिए कमिटमेंट हो लोगों के मन में जो प्रिजर्व करेंगी। अगर पाबंदी नहीं होगी ना, अगर पाबंदी नहीं होगी तो ये दिक्कत आएगी। ऐसी पाबंदियां होनी चाहिए, ऐसी उन बाउंड्रीज को लेकर कमिटमेंट होनी चाहिए जिससे जो प्रिजर्व करें डिग्निटी और डैश फॉर ऑल को, जिससे डिग्निटी बनी रहे और डैश बनी रहे सबकी। क्या बनी रहे? कन्वीनियंस बनी रहे, एक्सेस बना रहे, एक्सेस टू समथिंग होता है वैसे भी, है ना। कन्वीनियंस बनी रहे, जस्टिस बनी रहे, कि इक्वालिटी बनी रहे। वर्ड तो तीनों ही पॉजिटिव है, तीनों ठीक है, लेकिन तीनों में से बेस्ट वर्ड क्या है? आपकी फ्रीडम की वजह से, आपकी फ्रीडम की वजह से किसी और के राइट्स नहीं छीनने चाहिए ना, तो सब लोगों की डैश बनी रहे, डिग्निटी, सब लोगों की डिग्निटी बनी रहे, और क्या बनी रहे? हाँ जी, डिग्निटी जो प्रिजर्व करके रखे, डिग्निटी और डैश। कन्वीनियंस है, किसी काम में, किसी काम को करने की आसानी है, क्या ये बढ़िया वर्ड रहेगा? जस्टिस या फिर इक्वालिटी। हाँ जी, आपको मुझे लगता है मैक्सिमम बच्चे समझ गए होंगे कि गलत नहीं है यहाँ पे जस्टिस भी, कन्वीनियंस भी। अगर बहुत रिमोट बात करोगे तो चल जाएगा, हालांकि कन्वीनियंस थोड़ा सा दूरी है। जस्टिस और इक्वालिटी में आप परेशान हो सकते हो, लेकिन मुझे लगता है क्लास के 90 to 95% बच्चों को समझ आ रहा होगा कि ये वाले जो फंडामेंटल राइट्स में लिखे हो ना, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रीडम वगैरह, है ना, तो इक्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए सबकी, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए, सब इक्वल होने चाहिए। दिस बैलेंस इज डिफिकल्ट टू मेंटेन। ये जो बैलेंस है ये डिफिकल्ट है मेंटेन करना, खास करके डेमोक्रेसीज में। ये जो बैलेंस है ये डिफिकल्ट है मेंटेन करना, खास करके डेमोक्रेसीज में, जहां पर वॉइसेस आर मैनी, जहां पर लोगों की वॉइसेस आर मैनी का मतलब है लोगों के बहुत अलग अलग विचार हैं, एंड इंटरेस्ट जो है, और लोगों के जो इंटरेस्ट हैं वो अक्सर डैश हो जाते हैं। ये प्रकार का जो बैलेंस है ना, बैलेंस बनाए रखना कि स्वतंत्रता भी देनी है और थोड़ा सा कंट्रोल भी लगाना है, ये बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है डेमोक्रेसीज में, क्योंकि वहां पे लोगों के विचार बहुत होते हैं और वो उनके इंटरेस्ट बहुत होते हैं। वो जो इंटरेस्ट होते हैं सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट, वो डैश करते हैं। वो क्या करते हैं? आर मैनी, एंड इंटरेस्ट जो है वो डैश होते हैं। इंटरेस्ट ऑफन वेरी, वो अलग होते हैं। इंटरेस्ट ऑफन कॉन्ट्राडिक्ट, इंटरेस्ट ऑफन डिवाइड, इंटरेस्ट ऑफन क्लैश। देखो डिवाइड तो आएगा नहीं, क्योंकि डिवाइड ट्रांजिटिव वर्ब होती है, डिवाइड किसको डिवाइड करता है, तो ये वाला तो हो नहीं पाएगा, ठीक है। इंटरेस्ट अक्सर डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, लिखा नहीं हुआ। हाँ जी, इंटरेस्ट वेरी करते हैं, ये भी बात ठीक है। इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ये भी बात ठीक है। इंटरेस्ट क्लैश होते हैं। अब ये तो बात मुझे लगता है अगर थोड़ी मोटी आपने रीडिंग करी है तो भैया इस चीज में हमारे इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, इस चीज में हमारे जो इंटरेस्ट है वो क्लैश हो रहे हैं। इंटरेस्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, कोई बातें कॉन्ट्राडिक्ट होती है, बात समझ आती है। मैं फिर कह रहा हूं तीनों ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना। ये बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है डेमोक्रेसीज में, क्योंकि वॉइसेस बहुत हैं, वॉइसेस अलग अलग है। ये तो वेरी वाली बात तो उसी में होगी कि बहुत सारी वॉइसेस हैं अलग अलग टाइप की, तो उसी में हो गई ना। अब ये वाले जो दो वर्ड है इनमें से टिक करना है अपने को। इंटरेस्ट कॉन्ट्राडिक्ट आपने ज्यादा सुना है, ये बहुत बार मैंने शायद पहले भी क्लोज टेस्ट की जब अप्रोच बताई थी आपको बताया होगा कि भाई जब आप कंफ्यूज होते हो दो वर्ड्स के अंदर, दोनों का मीनिंग ठीक है, दोनों की ग्रामर ठीक है, तो गो विद द कॉमनली यूज्ड वर्ड। यहां हमारे इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, गो विद क्लैश। अच्छा जी, येट इट प्रिसाइजली दो डायलॉग, हालांकि येट इट इज प्रिसाइजली थ्रू डायलॉग कॉम्प्रोमाइज। फिर भी अगर प्रिसाइजली डायलॉग के थ्रू, कॉम्प्रोमाइज के थ्रू और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के थ्रू ये हो सकता है कि फ्रीडम जो है अपना एंड्यूरिंग एक्सप्रेशन पाले। इन द एंड फ्रीडम डिवोर्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी एक ऐसी फ्रीडम जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना हो, वो कोई प्रोग्रेस नहीं है, बल्कि एक सटल डैश है जिसको हम असलियत में फ्री मानते हैं। ये कह रहा है कि एक ऐसी फ्रीडम जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस ना हो, वो कोई असली फ्रीडम नहीं है, बल्कि वो एक डैश है उस चीज का जिसको हम फ्रीडम मानते हैं। वो एक रिजेक्शन है,
वो एक क्रिएशन है, ये दोनों तो होंगे नहीं, देखो ठीक है। वो एक डिस्टॉर्शन है और वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। अगर ये इतना ही होता ना, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो फिर भी चला लेते। लेकिन जरा समझने की कोशिश करना, मैं आपको ना वर्ड्स के मीनिंग दिखाता हूं, देखो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। पहले तो मैं आपको इसी वर्ड का मीनिंग दिखाता हूं, डिस्टॉर्शन का मीनिंग देखना जरा एक बार। ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के हैं मीनिंग सारे। अ चेंज, ट्विस्ट और मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म और मीनिंग। किसी चीज की जो ओरिजिनल फॉर्म है, किसी चीज की जो सही फॉर्म है, उसका एक डिस्टॉर्ट किया हुआ वर्जन। सारी बात समझ। दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, वहां लगाया जाएगा ये वाला वर्ड, है कि ना। मुझे गलत फहमी हो गई। ये कहना चाहता है कि जिसको तुम सच में फ्री होना मानते हो ना, जिसको तुम सच में फ्री होना मानते हो, ये असली नहीं है, ये उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है। अगर ये वाली फ्रीडम तुम फ्रीडम मान रहे हो तो, कि अगर एक ऐसी फ्रीडम हो जिसमें जो मनाए वो करो और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग ही ना हो, तो भैया इस फीलिंग को असली फ्रीडम नहीं करेंगे, ये उसका एक डिस्टॉर्टेड वर्जन है। अब आ जाओ उस पर वापस, जो पहला सवाल था कि रेस्ट्रेंट का मीनिंग देखना जरा एक बार। कंट्रोल के तो देखो काफी सारे मीनिंग हो सकते हैं, किसी को कंट्रोल करना, अपने ऊपर कंट्रोल करना, है ना, वो मीनिंग होते हैं। रेस्ट्रेंट का एक ही मीनिंग देखना जरा, द एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग और लिमिटिंग समथिंग बिकॉज इट इज नेसेसरी और सेंसिबल टू डू सो। रिस्ट्रेन वर्ब नहीं है, रिस्ट्रेंट। रिस्ट्रेंट लिखा हुआ, रिस्ट्रेंट, इसका आप मीनिंग देखिएगा डिक्शनरी में। रिस्ट्रेंट का मीनिंग देखना। कंट्रोल में फिर बता रहा हूं गलत नहीं है, लेकिन ये बेटर सूटेबल वर्ड है। एक थॉटफुल कंट्रोल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये इसके अंदर मीनिंग क्या है कि एक कंट्रोल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो? क्योंकि ऐसा करना जरूरी है, ये चीज सेंसिबल है, ये चीज सही है। इसलिए दोनों में से मैं कह रहा हूं गलत नहीं है ये, लेकिन दोनों में से अगर मीनिंग वाइज प्रेफर करोगे तो ये ऑप्शन बेहतर है। इतने क्लोज देने नहीं चाहिए हालांकि इनको, लेकिन फिर भी चलो पेपर में आ गए तो क्या कर सकते हैं भैया। अब इस वाले पे आ जाइए। हाँ जी, करें जी इसको डिस्कस। सोशल मीडिया हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। अभी इतना पैसेज पूरा, इसमें डैश तो यहाँ पे, तो इसको जल्दी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो एक एक लाइन स्लो स्लो पढ़ के उसका मीनिंग बताता हूँ, पेपर में ऐसे मत करने लग जाना। खास करके यंग पीपल के लिए ये उन्हें कनेक्ट करने में मदद करता है, आइडिया शेयर करने में, एक्सप्रेस करने में खुद को। हालांकि ये जो फ्रीडम है इसके साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। बहुत सारे टीनेजर जो है वो प्रेशर फील करते हैं कि उन्हें परफेक्ट दिखना है, ज़्यादा पॉपुलर होना है ऑनलाइन। ये अक्सर अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस इफेक्ट होता है। एक्सपर्ट ये कहते हैं कि जरूरी है, एक्सपर्ट ये सलाह देते हैं कि जरूरी है कि बिल्ड किया जाए एक हेल्दी डैश टुवर्ड सोशल मीडिया। हेल्दी डैश सोशल मीडिया के टुवर्ड्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स समथिंग, किसी के प्रति कोई एटीट्यूड, कोई पर्टिकुलर टाइप का व्यवहार। रिलेशनशिप के साथ विद आता है, थॉट का कोई लेना देना नहीं है। हैबिट टुवर्ड्स, हैबिट बनानी चाहिए सोशल मीडिया की। एक अच्छा एटीट्यूड होना चाहिए उसको लेके आपका, ठीक है, कि मुझे इस चीज से इफेक्ट होना है, मुझे इस चीज से इफेक्ट नहीं होना है। अच्छा जी, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कॉपी, दूसरों को कॉपी करने की बजाय यंग यूजर्स को फोकस करना चाहिए अपने खुद के रियल लाइफ गोल्स पे और डैश पे। जब आपने गोल लिख दिया तो ड्रीम और विशेष तो उसी के अंदर आ गए। गोल लिख दिया तो ड्रीम और विशेष तो उसके अंदर आ गए। शेड्यूल का कोई लेना देना नहीं। अपनी खुद की रियल लाइफ गोल और अपनी प्रायोरिटी पे ध्यान देना चाहिए। बाकियों हो सकता है किसी की प्रायोरिटी सुंदर दिखना हो, किसी की प्रायोरिटी ज्यादा पॉपुलर होना हो, तो अपनी खुद की दूसरों को कॉपी करने के बजाय आप देखो कि आपकी लाइफ के गोल क्या है और आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज क्या है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। छूट गया बीच में। पेरेंट्स और जो स्कूल्स हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है टू प्ले। पेरेंट्स एंड स्कूल हैव अ इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, उनको भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाना होता है। बाय टीचिंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को टीच करके क्या सिखाना है स्टूडेंट्स को, उनको हाउ टू यूज डिजिटल टूल्स डैश, डिजिटल टूल्स को कैसे यूज करें। वाइडली का मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ये कहना चाहता है कि फुल यूज किया करो उनको, नहीं भैया। अच्छा जी, आंख बंद करके यूज करें, ब्लाइंडली यूज करें, ना भैया। इन दो में हो सकता है कि आपको कुछ कंफ्यूजन हो कि सेफली कैसे यूज करना और इफेक्टिवली कैसे यूज करना है। अभी के लिए मैं एक बार इसको छोड़ता हूं, क्योंकि अभी इतना ही पढ़ के अगर आप लगाओगे तो आपका मन सेफली की साइड ज्यादा जाएगा, और जिसमें मैं कुछ गलत नहीं मानता, ठीक है। बच्चों को स्ट्रेस हो सकता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे दिक्कत आ सकती है, तो सेफली आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आप बाकी आगे की 3 लाइनें पढ़ोगे तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। अभी देखेंगे कैसे। स्क्रीन टाइम लिमिट्स लगा देनी चाहिए और एनकरेज करना चाहिए आउटडोर एक्टिविटीज को। अगर ऐसा करेंगे तो इससे रिस्टोर होगी उनके अंदर सेंस ऑफ बैलेंस, ठीक, वही वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के अंदर एक बैलेंस बना पाएंगे। इन द एंड लास्ट में टेक्नोलॉजी जो है एक टूल होना चाहिए ग्रोथ का। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये टूल होना चाहिए ग्रोथ का, ना कि एक सोर्स ऑफ डैश, ना कि एक सोर्स ऑफ डैश। ये ग्रोथ का टूल होना चाहिए, फन का सोर्स नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन का सोर्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस का सोर्स नहीं होना चाहिए, फेलियर का सोर्स नहीं होना चाहिए। ये दो तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने लगाए होंगे, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस की बात करें, इस पूरे के पूरे पैसेज के अंदर कहीं डिस्ट्रैक्शन की ज्यादा बातें हुई हैं क्या? सोशल मीडिया की वजह से वो पढ़ नहीं पाते, ये नहीं होता, वो नहीं होता। इसके अंदर बात हो रही है बच्चे जब वो ऑनलाइन में दूसरों को देख के अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, स्ट्रेस फील करते हैं, तो यहाँ पे
स्ट्रेस बेटर वर्ड है इस पैसेज के अनुसार, ठीक है। सोशल मीडिया से डिस्ट्रक्शन होती है बात ठीक है, लेकिन आपको अपने इनपुट नहीं देना ना, आपको इस पैसेज में जैसा थीम चल रहा है, इस पैसेज में जो आइडिया पे ज्यादा स्ट्रेस है, आपको उसको प्रेफर करना पड़ेगा। बाय यूजिंग सोशल मीडिया वाइजली, अगर आप सोशल मीडिया को वाइजली यूज करो तो यंग पीपल जो हैं वो इसे एक ऐसी जगह बना सकते हैं, कैसी जगह बना सकते हैं, वो सोशल मीडिया को बना सकते हैं एक जगह सीखने की डैश की और रियल कनेक्शन की। अगर वाइजली यूज करोगे तो सोशल मीडिया को वो एक जगह बना सकते हैं, कैसी जगह बना सकते हैं, सीखने की डैश की और रियल कनेक्शन की, ठीक है। फेम की, ग्रोथ की, फन की, क्रिएटिविटी की। अब मुझे लगता है फन और फेम तो किसी ने भी नहीं टिक किया होगा, ठीक है। ग्रोथ की जगह बना सकते हैं और क्रिएटिविटी की जगह बना सकते हैं, दोनों ही बच्चे चल सकते हैं यहां पर, लेकिन जरा समझने की कोशिश करिए, टेक्नोलॉजी का यूज करना है, लर्निंग की बात हो रही है यहां पे, तो ग्रोथ की स्पेस बना सकते हैं, इससे ग्रोथ हो सकती है, दे कैन यूज दिस फॉर ग्रोथ इन लाइफ, फिर तो समझ में भी आता, उसको जगह बना देंगे ग्रोथ की। ये एक ऐसी जगह बनेगी, ये एक ऐसी जगह बनेगी जहां पे लोग वो काम करेंगे, तो उसमें कुछ एक्शन होना चाहिए। मेरी बात आ रही समझ में? वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को ये लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं एक ऐसी जगह में जहां पे लोग सीखेंगे, जहां पे लोग क्रिएटिविटी दिखाएंगे अपनी, जहां पे लोग कनेक्शन बिल्ड करेंगे, यानी कोई ऐसी चीज जिसमें एक्शन हो रहा हो। ये तो एंड रिजल्ट है ना, यहां पे लिखी हुई है वो चीजें, वो जहां वहां पे जो एक्टिविटी करनी है, वहां पे लर्निंग करनी है, वहां पे क्रिएटिविटी दिखानी है, वहां पे कनेक्शंस बनाने हैं, ये तो रिजल्ट एंड। ये कह रहा है स्पेस ऐसी होगी जहां पे ये काम होगा, इसलिए ऑप्शन क्रिएटिविटी बेहतर है। अब आओ इस पे वापस, अब बताओ सेफली बेटर है कि इफेक्टिवली बेटर है? गलत नहीं है सेफली, मैं सेफली को गलत नहीं कहूंगा, लेकिन ये आगे की पूरी बातें पढ़ के ओवरऑल जब आप इसको देखोगे तो यहां पे इफेक्टिवली एक बेटर चॉइस है इन दोनों ऑप्शंस में से। क्लियर हो गया? तो भाई ये थी अपनी आज की क्लोज टेस्ट की क्लास। ऐसे ही अपन एक दिन ग्रामर, एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एक दिन ग्रामर, एक दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पोर्शन, यानी कभी क्लोज टेस्ट कर लिए, कभी पैराजंबल कर लिए, कभी पैसेज कर लिए, कभी मिक्स कर लिया, ऐसे ही इस पोर्शन को अपन चलाएंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं कि क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। अगर आप इतना भी साथ साथ प्रैक्टिस जितनी इस बैच में आपको दी जा रही है, अगर आप इतनी भी कर देंगे तो बच्चे आपकी एम्पल प्रैक्टिस हो जाएगी। सब कुछ मिल रहा है आपको बैच में, ठीक है, आपको बैच में सब कुछ मिल रहा है, ठीक। आज के लिए गुड नाइट, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में।